Hello everyone, this is राजीव कुमार. वेलकम टू स्टडी विथ राजीव. दोस्तों, हिस्ट्री के एमसीक्यू के सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है. आई होप कि आपको पहले के दो वीडियो अच्छे लगे होंगे. और बेसिकली ये क्वेश्चंस नहीं हैं, ये हिस्ट्री ओवरऑल हिस्ट्री का निचोड़ है. अगर रिव्यू और कमेंट्स अच्छे रहें तो और भी वीडियो इस तरीके के आएंगे. हालांकि नेक्स्ट वीक में आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो गेट रेडी फॉर दैट. तो आज शुरू करते हैं बचे हुए कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास. तो चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन देखें. हु वॉज द फाउंडर ऑफ दीन-ए इलाही रिलीजन? ये दीन-ए इलाही रिलीजन जो है अकबर का बनाया हुआ था. अकबर बेसिकली फतेहपुर सीकरी में, अब बहुत सारे धर्म संगठन के जो लोग होते हैं, हिंदू के, जैन के, बौद्ध के, उनसे मिलता था, उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखता था. ऐसे अकबर अनपढ़ है मगर बहुत किताबों को वो सुनता था, मतलब जस्ट लाइक अ ऑडियो बुक, वो सुनता था बुक को. तो बहुत सारे धर्मों को मिला के वो एक अपना रिलीजन बनाया था, दीन-ए इलाही. इसमें सब कुछ था, कुरान पढ़ना था, सूर्य की उपासना थी और बहुत सारी चीज़ें थी. उसका एकमात्र, अकबर का जो एकमात्र मुरीद हुआ दीन-ए इलाही धर्म को एक्सेप्ट करने वाला, वो बिरबल हुआ. ठीक है, तो दीन-ए इलाही का मतलब होता है, दीन का मतलब क्या होता है? दीन दो तरीके का है. इस्लाम में दीन को बोलते हैं जो खुदा को मानने वाला होता है ना. दीन का मतलब धर्म ही है. और तो ये आप जाने. हु वॉज द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में ही कहा जाता है. टीपू सुल्तान उस समय में सोशलिज्म को, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले थे, जिस समय ये कॉन्सेप्ट भी कॉइन नहीं हुआ था. एक्चुअली फ्रांस में जब क्रांति चल रही थी, और उसमें अगर आपको शायद अगर हिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान हो तो आप जानते होंगे कि कैसे सत्ता पलट गया और कुछ क्लब के बच्चे जो हैं वो राजशाही ख़त्म हो गया और फिर बाद में पुलिस का शासन आ गया. तो उस दौर में जब फ्रांस में राजशाही के खिलाफ कहीं आंदोलन चल रहा और एक राजा उस क्लब का सदस्य हुई, बहुत आश्चर्य की बात है. टीपू सुल्तान के बारे में आपको पता ही होगा कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में इनका डेथ हुआ. श्रीरंगपट्टनम के संधि के बाद फिर कैसे, जब तक ये जीवित था तब तक मैसूर अंग्रेज के कब्जे में नहीं गए थे. इनके पिता हैदर अली थे. लेकिन टीपू सुल्तान का मौत चाहे किसी भी कारण से रहा हो, कहा जाता है कि एक जगत सेठ का, बहुत सारी कहानी है, अब इस पे क्या बात. तो टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद मैसूर जो है, लॉर्ड बेलेजली जो है, सब्सिडी अलायंस के तहत उसको, मैसूर को अपने अंदर ले लेता है. सब्सिडी अलायंस क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसके क्या क्या रूल्स थे. क्या राजा अपना सेना रख सकता था सब्सिडी अलायंस में? क्या युद्ध खुद से कर सकता था या अंग्रेज से परमिशन लेना चाहता था? तो ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखें. पुरंदर की ट्रीटी जो है वो कब हुई थी? तो ये पुरंदर का संधि क्या है? 1665 में ये राजा जयसिंह और वीर शिवाजी के बीच में, उनके बीच में हुआ. और पुरंदर के संधि में कुछ शर्त रखे गए थे. वीर शिवाजी के बारे में तो बहुत कहानी है. इस संधि के बाद वीर शिवाजी अपना दोबारा से राज्याभिषेक कराते हैं. वो कारक श्री गंगा भट्ट जो है वो आता है, और 1674 में फिर वीर शिवाजी राजा बनते हैं वापस से. ठीक है, पुरंदर के संधि को शिवाजी मान तो लेते हैं, और फिर इसके बाद कहानी आपको पता ही है कि फिर मई 1666 को वो पहुंचते हैं जयपुर भवन में कह रहा है, औरंगजेब के दरबार में, और फिर उन्हें कैद कर लिया जाता है. फिर कैसे शिवाजी वहाँ से निकलते हैं और वो सारी कहानी. तो ये है 65. वेयर वर द लैंड विच वर अंडर कंट्रोल ऑफ द किंग इन मुगल पीरियड? What were the land which were under control of the king in the Mughal period? तो 66 का आंसर जो है वो पोक्कल है. ठीक है, पोक्कल भूमि.
ठीक है। मुग़ल पीरियड में जो ज़मीन कंट्रोल में होती थी वो पोक्कल कहते थे। और मसद मास, खालसा और ये सब ज़मीन जो है इस सिर्फ टैक्स पे है कि कितना टैक्स कम और अधिक होता था उसमें, उस आधार पे ज़मीन। इन हुज रेन द मुग़ल पेंटिंग वॉज इट्स पीक। मुग़ल पेंटिंग का शौक़ कौन रखता था? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है जहांगीर जो है वो पेंटिंग का बहुत बड़ा शौकीन था। और इसके टाइम पे हर मुग़ल के हर किंग पे कुछ ना कुछ तो पिक पे रहा है। जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग बहुत पिक पे था, समझ गए। औरंगजेब के टाइम पे सिर्फ झगड़ा, है ना, लड़ाइयाँ बहुत लड़ता था वो। शाहजहाँ जो है मूर्ति कला, स्थापत्य कला में, और अकबर जो थे वो लिटरेचर और आर्ट के टाइम पे पिक पे था। हु इम्प्लीमेंटेड द दसाला सिस्टम? दसाला सिस्टम 69 का जो आंसर है वो है बी। टोडरमल के बारे में आप जानते हैं? दसाला सिस्टम पता है आपको? आज ज़मीन का जो भी डिवीज़न है या जो उसका क्लासिफिकेशन है, गैर मंजूरुआ, माल गुजारी और रैयत ज़मीन जो आज हम देखते हैं, वो टोडरमल के टाइम पे ही हुआ था। इसको दसाला सेटलमेंट सिस्टम कहते थे कि जो रैयत हैं, जो कि ज़मीन आपको पसंद है उसको रख लीजिए, तो ये रैयत हो गया। जो ज़मीन को कोई मंजूर नहीं किया, उस एक बड़े आदमी को राजा दे देते था, इसको गैर मंजूरवा कहते थे। बाद में जब अंग्रेज आया तो उन्हें पता ही नहीं चला, और फिर परमानेंट सेटलमेंट आया और यही ज़मीन को अंग्रेज जो है ज़मींदार को ऑनर बना दिए थे। तो ये बहुत बड़ी भूल हुई थी, जिसके वजह से बहुत लोग लैंडलेस हो गए। उसके बाद मालगुजारी का मतलब है जो राजा अपने लिए रख लेता था ताकि। तो ये सारे सिस्टम जो है टोडरमल के टाइम पे हैं। आज भी ज़मीन अगर आप देखें तो आपका ज़मीन रैयत हो सकता है, गैर मंजूर हो सकता है। तो ये सिस्टम जो है उसी समय पे बदला है। इसके पहले ज़मीन प्राइवेट होते थे और सरकार के होते थे। तो उसके बाद हु रोड द अकबरनामा? अकबरनामा लिखने वाला कौन है? तो ये अबुल फजल है। आईने अकबरी, अकबरनामा, ये दोनों ही लिखे हैं। राजा का जो इतिहास है अकबर के बारे में जो है वो एक वेल डॉक्यूमेंटेड है, आप चाहें तो इसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। 71 देखें। व्हेन डिड द वास्को डी गामा कम टू इंडिया? वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 1498 में आया था। और ये पोर्टुगीज़, मतलब किसी भी विदेशी फॉरेन इन्वेजन का ये नींव है। क्योंकि देखिए पहले ये है साउथ अफ्रीका, ये है आपका इंडिया, ठीक है। तो पहले जब इंग्लैंड आए हैं, और तो पहले लोग यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके बहुत लंबा सफ़र करके ऐसे भारत आते थे, और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। लेकिन ये सी रूट को ढूंढने वाला वास्को डी गामा यहाँ से एक रास्ता ढूंढा था। 1498 में पहुँचा कालीकट के तट पे, और वहाँ राजा जमूरिन से इसकी मुलाकात होती है। फिर ये इस पे आक्रमण करता है, और फिर पोर्टुगीज़ कैसे कैसे इस्टेब्लिश होते हैं वो एक लंबी कहानी है। पहले पोर्टुगीज़ आए थे भारत, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद फ्रेंच, PDEF, ठीक है। वेयर डिड द ब्रिटिश सेटअप हिज फर्स्ट फैक्ट्री? ब्रिटिश जो है अपना पहला फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश किया है? वेयर डिड द ब्रिटिश सेटअप हिज फर्स्ट फैक्ट्री? तो इसका आंसर जो है 72 का आंसर सूरत होगा, है ना, ठीक है। तो सूरत होगा। ये फैक्ट्री का मतलब कोई कंपनी, फैक्ट्री का मतलब कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें कोई प्रोडक्शन होता है। ये फैक्ट्री का मतलब है एक सेटअप बनाते थे दुर्ग जैसा, जहाँ पर वो सेनाएं रखते थे। और फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट बिहाइंड, दैट इज़ अ फैक्ट्री। मतलब क्या है कि जैसे कोई भी ब्रिटिश सर्स जो है वो अपना एक यहाँ पर अपना एक घर बना के रख दिया और अपना शिप भेजता था। भारत के लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे, अपना सामान देते थे, फिर वो शिप लौट के आता था और यहाँ आके फिर लोगों को पैसा देता था। तो बेसिकली ये फैक्ट्री इसलिए है ताकि पत्राचार हो सके कि उनका जहाज़ कब गया है, कब लौटेगा। तो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री कोई इंडस्ट्री नहीं है।
इस बात को समझ लें। फैक्टर कॉस्ट भी है, कुछ अंग्रेज यहाँ पर छोड़ के चले गए, जहाज लोड होके इंग्लैंड चला गया। तो इस बात को याद रखें, ये पहला कोलकाता में था, ये कोई इंडस्ट्री नहीं था। अगर इतना इंडस्ट्री भारत में खोल दिए होते तो शायद भारत कहीं और होता। ये सिर्फ फैक्ट्री है, मतलब फैक्टर कॉस्ट में है। व्हेन डिड द कैप्टन हॉकिंस केम टू इंडिया, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये 1609 में आया था भारत, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। उसके बाद हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, ये हैं बहादुर शाह जफर, ठीक है। 1857 के क्रांति में जब 9 मई को जब सेनाएं दिल्ली पहुंची, तो सबके मन में एक क्वेश्चन है कि अगला किंग कौन होगा। और क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि ये क्वेश्चन सबके मन में था क्योंकि मराठा ऑलरेडी बैटल ऑफ पानीपत के थर्ड वॉर में इतनी बुरी तरीके से हार गए थे कि वो खुद 4 हिस्से में बट गए थे। होयसल अलग हो गए थे, इंदौर के अलग हो गए थे, और मराठा उतने ताकतवर थे नहीं, और भारत छोटे छोटे राज्यों में बट चुका था। लोग जब भी भारत में कोई विदेशी आक्रमण कर जीत पाया है तो इसका मतलब हमारा समाज उस समय बिखरा हुआ था। तो उस समय ये क्वेश्चन था कि नेक्स्ट किंग कौन होगा। चूँकि मुग़ल अपना इज्जत तो खो ही चुके थे और मुग़ल बादशाह पेंशन पे थे, फिर भी लोगों के अंदर ये था कि एक लंबे समय तक रूल करने वाला इन्हीं को राजा बनाया जाए। और शायद यही कारण था कि जो लोग इस्लामिक रूल से बहुत परेशान थे, जैसे सिख हो गए और सिख स्पेशली, तो जब 1857 का जब वॉर हुआ तो उस वॉर में बहुत सारे हमारे देश के खुद राजा जो है इस भाग में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किए क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो मुग़ल बादशाह फिर से किंग बने। लेकिन भारत के सेनाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना, ठीक है। फाइनली बहादुर शाह जफर जो है उनको 1857 के जब अंग्रेज सप्रेस कर रहे थे तो उसके बाद उनको भेज दिया गया रंगून, और फिर वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो एक महान 800 सालों का साम्राज्य जो है इतना बुरे तरीके से एंड हुआ। हालांकि बहादुर शाह जफर बहुत उनको लगता था कि शायद ही वो फिर से उसको रिवाइव कर सके सैनिकों का जोश देख के, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हु वॉज द ब्रिटिश कमांडर ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का वॉर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसकी कहानी को जाने तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मात्र 300 सेनाएं लेके प्लासी के वॉर में पहुंचा था, और हमारे सिराजुद्दौला के पास लगभग 3000 सेनाएं थी, 100 गुना ज़्यादा। फिर भी युद्ध हारे। इसके पीछे, इस हार के पीछे मीर जाफ़र का हाथ था। आपको पता है जैसे जयचंद के वॉर के बाद तराइन का वॉर पृथ्वीराज चौहान हार गए, वैसे ही मीर जाफ़र के बेईमानी से 3000 से सेनाओं के बाद देखिए 23 जून 1757 में ये वॉर हुआ, और भारत के कॉन्टिनेंट में शायद उस दिन बारिश नहीं होता, पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी, और मीर जाफ़र सैनिक को बोल देता है कि आप जो तोप हैं उनको प्लास्टिक से ना ढके, राजा का ऑर्डर है। बाद में उन भारतीय सेनाओं के जितने भी तोप हैं नवाब की सेनाओं के वो बंद हो जाते हैं। एक तो ये, और भी बहुत सारा कारण था जिसकी वजह से हारा। अनफॉर्चुनेटली ये भारत के इतिहास का ऐसा वॉर है जो अंग्रेज का होल्ड भारतीय इतिहास में मजबूत कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव का एक डायरी है, अगर आप पढ़ें तो बताता है कि जब हम वॉर जीत के और भारत के सड़कों पे चल रहे थे, मैं घोड़े पे आगे बैठा हुआ था, और लोग जो हैं वो भारत के लोग जो हैं वो भारत की सारी सेनाएं पीछे पीछे चल रही थी और मैं घोड़े पे बैठा था। अगर एक आदमी भी उठा के पत्थर मार देता तो भारत का इतिहास बदल जाता। पर अनफॉर्चुनेटली भारत के लोग पत्थर चलाना नहीं जानते हैं, ताली बजाते हैं। सारे लोग ताली बजा रहे थे अपने ही सैनिक को हारते हुए देख के। तो ये भारत का दुर्भाग्य है। नेशनलिज्म का प्रॉब्लम हमेशा से रहा है हमारे कंट्री में, चाहे कोई भी कारण रहा हो, ठीक है। तो ये वॉर हम लोग हार गए, और बहुत सारी बातें वो कहता है कि 700 टन सोना वो भारत से ले गया था
भाई उसके विदेश, और उसके ऊपर फिर महाभियोग भी चला इसको लेके। तो ये वॉर अब भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। अगर उस दिन हम लोग जीत गए होते तो शायद अंग्रेज का शासन नहीं होता और इतना गरीबी जो आज हम देख रहे हैं शायद नहीं होता। तो हिस्ट्री के कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं। एक तराइन का सेकेंड वॉर, जब जयचंद की वजह से हम हारे और भारत में मुस्लिम शासन का दंश भारत झेला। दूसरा है ये प्लासी का वॉर, जब मीर जाफ़र के वजह से अंग्रेज भारत पे हावी हो गए। तो ये कुछ वॉर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, वारेन हेस्टिंग है। और गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों में फ़र्क है। गवर्नर जनरल जब बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी तीनों को मिला के बना था, तो पूरे को कहते थे गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे बढ़ें। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 4th एंगल मैसूर वॉर। ये तो हम लोग अभी कुछ देर पहले ही टीपू सुल्तान वाला स्टोरी देख रहे थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली है, सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताएं आप लोगों को। ठीक है। हु रोड द बुक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नेहरूजी लिखे हैं। ये वेल्थ ड्रेन थ्योरी दिए थे, जिसमें बताया थे कि जो अंग्रेज है वो भारत को कैसे लूट रहे हैं और भारत का पैसा विदेश ले जा रहे हैं। ठीक है। 20 रुपया पर कैपिटल इनकम बताया था भारत का उस वक्त पे। हु वॉज द लीडर ऑफ मूला रिवोल्ट। देखिए मूला रिवोल्ट, जितने भी रिवोल्ट्स हैं जो 1857 क्रांति से पहले हुए, वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अली मुस्लियार जो हैं वो हैं। एक्चुअली में जब अंग्रेज आए थे तो उनको यहाँ का कल्चर, यहाँ के लैंड सिस्टम के बारे में बहुत आइडिया नहीं था। तो ये छोटे छोटे विद्रोह बहुत से हुए हैं। कोल विद्रोह हो गया, कूका विद्रोह हो गया, मोपला विद्रोह। तो ये सारे विद्रोह जो हैं एक लिस्ट में है, आप बुक में इसको याद कर लें। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल कांग्रेस सेशन इज नोन एज द फर्स्ट कांग्रेस स्प्लिट। हाँ, ये क्वेश्चन कांग्रेस स्प्लिट के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर नरम दल और गरम दल के बीच में सूरत के सेशन में कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गई थी। एक नरम दल बन गया था, एक गरम दल बन गया था। एक एक्सट्रीमिस्ट थे और एक जो थे वो सॉफ्टली अंग्रेज को हैंडल करते थे। एक का मानना था कि एप्लीकेशन देंगे, लॉ में चेंज कराएंगे, पैसिव प्रोटेस्ट करेंगे। और जो गरम दल के थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, ये सब का मानना था कि नहीं, जानवर के साथ जानवर जैसा हरकत होना चाहिए। तो दोनों अलग अलग विचारधारा थी। तो कांग्रेस में 2 भागों में बट गया था कांग्रेस। ठीक है। ये इसमें से कौन मैच नहीं करता है ना। 81 का बी होगा। ज्योतिबा फुले का जो संगठन है वो प्रार्थना सोसाइटी नहीं है, प्रार्थना सोसाइटी आत्माराम पांडुरंग का है। और ज्योतिबा फुले के बारे में आपको पता ही है, गुलामगिरी के राइटर हैं ये। सत्यशोधक समाज इनका था। तो सत्यशोधक सोसाइटी होगा ज्योतिबा फुले का। आपको पता ही है ज्योतिबा फुले जो हैं वो जाति के माली थे और बचपन से ही उनको अनटचेबिलिटी और ये सब चीज़ वो झेल चुके थे। तो अनटचेबल्स के लिए स्कूल बनाए और बहुत सारा काम किया। भारतीय इतिहास में इनका योगदान बहुत बड़ा है, एटलीस्ट महाराष्ट्र में। ठीक है। और बाकी एस्थेटिक सोसाइटी आप जानते ही हैं, इंडियन लीग के बारे में पता ही है। ब्रिटिश सर्वसेवक सभा दादा भाई नेहरूजी का था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधीज फर्स्ट सिविल मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी का पहला सिविल मूवमेंट, गांधी जी का पहला सिविल मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह। और आपको पता है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण और मिल वाला स्ट्राइक, 2 ही गांधी जी का सक्सेसफुल हुआ सत्याग्रह भारत में। एक साउथ अफ्रीका में वो सक्सेसफुल था। उसके बाद सीरीज ऑफ जो मूवमेंट था गांधी जी का फेल हुआ, बट स्टिल इज द फादर ऑफ नेशन। गांधी का दुर्भाग्य ये है कि गांधी को अपने ही देश में सबसे कम समझा गया। और आजकल तो 1917 एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के लाइफ का। चंपारण सत्याग्रह आप जानते ही हैं, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था। इंडिगो में प्रॉब्लम क्या है, खेती से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है इंडिगो का खेती करना, लेकिन उसके जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, वो धरती में जाके जम जाती हैं और किसान को बहुत मेहनत पड़ता था उसको उखाड़ने में।
फिर गांधी जी कैसे कैसे उसको किए और कैसे ये सोशल मूवमेंट बना और फिर गांधी कैसे महात्मा बने, तो पूरा कहानी है। व्हेन वाज द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट? सिविल डिसऑबिडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्या है? गांधी जी का जो तरीका है वो बहुत कमाल का है। उनका क्या, जो आज हम बंद देखते हैं सड़कों पे, लोग एक बंद हो गया, भारत बंद है, तो वो बंद बेसिकली गांधी जी इसलिए करते थे कि अगर अंग्रेज का एक्टिविटी ही रोक दें, अगर उनका बात ही ना माने, वो बोलते थे कि तुम कानून बनाओ, हम तो तोड़ेंगे। और गांधी जी सिर्फ कानून तोड़ते थे, तो उसी को सीधे सविनय अवज्ञा, मतलब सिविल जो भी लॉ हैं उसको हम नहीं मानते। और गांधी को चाहे नमक सत्याग्रह देख लें आप, सत्याग्रह देख लें तो 1920s का, वो क्या था? अंग्रेज की किसी भी एक्टिविटी को नहीं होने देना। तो अंग्रेज अगर इकोनॉमिकली अगर उन पे उनका सामान ही नहीं खरीदेंगे तो उनका ऐसा ही सिस्टम, तो अंग्रेज बहुत डरते थे इससे। और शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार था कि पूरा देश जो है इनके मूवमेंट से जुड़ा, और सही तरीका सही भी था। परमानेंट सेटलमेंट आप जानते हैं, ये परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। ये था क्या, 3 इसमें फीचर्स थे। पहला तो कि जो जीएम लैंड था, जो ज़मींदार थे वो जो खेती कराते थे राजा के ज़मीन का, उनको ही ऑनर बना दिए। दूसरा, रेगुलर इनकम देना था इनको, चाहे खेती हो या ना हो, इनको इनकम देना था। तो ज़मींदार को तो फ़ायदा हो गया, ऑनर बन गए, अंग्रेज को भी फ़ायदा हो गया कि उनको रेगुलर इनकम मिल रहा है ज़मीन से। लेकिन किसान का क्या, खेती हो या ना हो तो भी उनको देना है। तो ये किसानों के लिए बहुत ख़राब था, और इसी वजह से किसानों का पलायन बढ़ गया था परमानेंट सेटलमेंट के बाद। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इसीलिए हम आज एग्रीकल्चर पे टैक्स बहुत कम लेते हैं, शायद इसी का दर्द है ये। हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑफ लखनऊ? देखिए 1857 का क्रांति भारत इतिहास में बहुत बड़ा है। अगर बात करने जाए तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन बेगम हजरत महल इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ से, नवाबों का शहर है ना, लखनऊ से ये नवाब थे, तो ये लड़ रहे थे वहाँ से। और भारत में शायद ही एक टाइम पे एकदम ऐसा लगा था कि भारत उसी वक्त अंग्रेज़ों को मार के भगा देगा, लेकिन सीरीज़ ऑफ अनफॉर्चुनेट घटनाएं जो हैं जिसके वजह से भारत वो वार हार गया। हालांकि इसका परिणाम ये हुआ कि अगले 100 साल में फिर भारत आज़ाद हो गया। तो 1857 की क्रांति को अगर समय मिले तो इसको ज़रूर डिप से पढ़ें, भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट है ये। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट किन कौन से सेशन में बने थे? ये बेलगांव में हुआ था 1924 में, तो वहाँ ये बने थे, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहले लोग उनको जानते नहीं थे। जब गांधी जब स्टेज पे आते हैं तो एक बहुत ड्रामेटिक सीन है कि लोग उनको सुन नहीं रहे थे। व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स, एंड तो फिर धीरे धीरे लोग कनेक्ट हुए। गांधी जी भी अपने बुक में लिखते हैं कि वो मेरे लिए भी बहुत ये था कि इतने बड़े क्राउड को कैसे ये करते। खैर 88 देखें, हिंद स्वराज के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी जी हैं, तो वो अपने भाषा में लिखते थे इसको, तो ये गलत है भाई। ऐसे मराठा बाल गंगाधर तिलक का है, इंडियन स्ट्रगल एस सी बोस का है, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। ये द मराठा जो है, ही इज़ अ हीरो, है ना। शायद पत्रकारिता के शिखर पे कोई आदमी पहुंचेगा तो तिलक तक पहुंचेगा, इतना पावरफुल ये पत्रिका था जो रिवॉल्ट का कारण बन जाता था कभी कभी। विच ईयर द बंगाल पार्टीशन डिक्लेयर वॉज द कैंसिल? देखिए 1905 में जब बंगाल को अंग्रेज अलग कर रहे थे तो अंग्रेज का मंशा सबके सामने आ गया था कि इनको भारत को तोड़ना ही है सिर्फ। तो जब स्प्लिट हो गया तो 1911 में फिर अंग्रेज को झुकना पड़ा और दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार में शादी थी जेम्स प्रथम और इनकी, तो उसमें फिर बंगाल को फिर से एक करने का प्रस्ताव पारित हुआ, और तो स्वदेशी मूवमेंट चला। उसमें अमर सुंदर बांग्ला लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और आज का जो हम लोग का उसी सेशन में गाया गया था जन गण मन अधिनायक जय है। हालांकि ये अंग्रेज के चापलूसी में गाया गया था कि जन गण मन के विधायक आप हैं, नायक आप हैं, आपकी जय हो जय हो। बाद में भारत भाग्य विधाता के नाम से ये छपा और बहुत पॉपुलर हुआ। फिर बाद में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इसी को राष्ट्रीय गान के रूप में, ठीक है, रख लिया गया। सम मूवमेंट एंड अ
अफेक्टेड रीजन्स हैव बिन, ये सारे मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं. हम इस पे बहुत डिटेल बात करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा. बस आप ये याद रखें कि कोल मूवमेंट जो है वो आसाम में नहीं हुआ है. कोल मूवमेंट हमारे झारखंड में हुआ है, और जो हमारे झारखंड के बच्चे हैं वो शायद इस आंदोलन को तो पढ़ते ही हैं. समझ गए. कोल मूवमेंट जो है वो शायद भारतीय इतिहास में ऐसा खूनी क्रांति था जिसका गूंज आज तक सुनाई देता है, और ये मूवमेंट ख़त्म ही नहीं हुआ. बेसिकली यही लोग जो हैं कोल मूवमेंट के लोग हैं. 1855 की बात है. यही मूवमेंट के लोग जो हैं फिर बाद में भारतीय इतिहास में कि 1857 के क्रांति में ये हो गए. और अब सिद्धू कांदू, चांद भैरव, जितने भी लोग हैं सबका कत्ल हो जाता है, सारे मारे जाते हैं. तो ये आप याद रखें. विच ऑफ द गवर्नर जनरल अडॉप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है वो लॉर्ड डलहौजी का लाया हुआ है. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है? देखिए, अगर किसी भी राजा का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, रिलेटिव का नहीं चलेगा, अपना पुत्र नहीं है, तो राजा उस राज्य को अपने अंडर में ले लेता था. जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो झांसी की रानी के पति का डेथ हो गया था, तो दूसरा शादी करके अगर बच्चे को जन्म देती तो वो मान्य नहीं होता इस हिसाब से. तो लॉर्ड डलहौजी उनका राज्य झांसी अपने में ले लिया था, और रानी लक्ष्मीबाई बोली कि मैं झांसी नहीं दूंगी. फिर उसके बाद वॉर हुआ, और फिर कैसे हीरोज जो है उनको कैसे उनका फिर हत्या हुआ और कैसे मरी, तो आपको पता ही है सब कुछ. व्हेन डज द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिट इंडिया? ये 1946 में भारत आया था. कैबिनेट मिशन आपको पता ही है. 3 सदस्य थे इसके. नाम अगर आपको पता हो तो बताएं. एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के मेंबर थे. पैथिक लॉरेंस आए थे, वो भारत का सचिव था. और एबी जगजेंद्र जो नौसेना मंत्री थे. ये तीनों 1946 में 15 फरवरी को. ठीक है. और मुस्लिम लीग जो है 6 जून 1946 को, और कांग्रेस जो है 25 जून 1946 को इसको स्वीकार किए. बाद में संविधान निर्माण के लिए चुनाव हुआ, और फिर कैसे कांग्रेस ये मुस्लिम लीग जो है इसको मानता नहीं है, और 16 अगस्त 1946 को सीधी डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर देता है. उसके बाद बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी के बारे में कहानी पता है. और फिर भारत में वो दंगा होता है. शायद यही कारण था कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बन गए. तो भारतीय इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे तकलीफ बहुत होता है कभी कभी, कि कैसे थे वो लोग. अगर अपने पर्सनल एस्पिरेशन को अगर अलग कर दिए होते तो शायद आज हमारा देश एशिया में सबसे आगे होता. खैर, इतिहास की बात है. वे कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की थी? हालांकि B.R. अम्बेडकर जो हैं हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे. 3rd में कांग्रेस नहीं थी. ठीक है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं रहा था. ठीक है. उसके बाद जल्दी हाँ, विच फ्रीडम फाइटर डाइड इन जेल ड्यू टू द हंगर स्ट्राइक? देखिए, ये ऐसी घटना है चाहे यहाँ हम स्किप नहीं कर सकते. ये मेरे जीवन का किसी के जीवन का सबसे फेवरेट इंसिडेंट ये था कि भगत सिंह को पता था कि मरने वाले हैं, तो वो अंग्रेज के साथ जेल में आंदोलन कर रहे थे कि मर जाएंगे पर अंग्रेज का ख़राब खाना हम नहीं खाएंगे, अच्छा खाना, अच्छा क्लोथ्स और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिया जाए. और 69 डेज भूखे रह गए. सोचिए, 9 दिन के नवरात्रा में हालत ख़राब हो जाता है, और 69 डेज. सब तो नहीं, लेकिन जतिन दा का मृत्यु हो गया था इसमें. आज जतिन पार्क भी है बंगाल में. जतिन दा मर रहे. ये भगत सिंह का जब मूवमेंट जब कभी आता है तो गुजबम्स आ जाता है. समझ गए. और एक से एक लोग रहे हैं. हु वॉज द नोन ऑफ लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? ये चार्ल्स मैटकॉफ है. अब तो वक्त नहीं है, नहीं तो इसके बारे में बताते हैं. आगे बढ़ें. पूना पैक्ट के बारे में गांधी जी एक्चुअली में दलित के लिए अलग इलेक्टोरेट जब अनाउंस हुआ तो B.R. अम्बेडकर तो खुश थे कि कॉमन क्या है दलित में और हिंदुओं में? कुछ भी कॉमन नहीं है. उनको मंदिर में जाने का अलाउड नहीं है. दे आर डिप्राइव्ड एंड सोशली ऑप्रेस्ड पीपल. तो हम लोग अलग ही रहते हैं अंग्रेज. पहले तो क्वेश्चन ये था कि हिंदू है कौन, क्योंकि हिंदू सच एज रिलीजन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता भारत में. लेकिन
भारत के संविधान में लिखा कैसे गया कि जो क्रिश्चियन नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, ठीक, वो हिंदू है, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो। तो हिंदू कौन है? तो बहुत फेमस मेरा एक डायलॉग था कि जब कोई पैदा होता है माँ के पेट से तो हिंदू ही होता है, अगर इस्लाम कबूल किया तो मुसलमान हो गया, परम प्रसाद पाया तो क्रिश्चियन हो गया। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पर है। तो हिंदू कौन है? तो हर व्यक्ति जो क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है, ऐसा। तो दलित जो हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं हिंदू धर्म में, वो नहीं चाहते थे कि इनके साथ हम रहे, वो अलग इलेक्टोरेट का मांग कर रहे थे। और बी आर अम्बेडकर खुश भी थे कि जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो हमारा एक अलग आइडेंटिटी हो। लेकिन गांधी जी बोले कि इससे अंग्रेज भारत के लिए मुश्किल ये हो जाएगा कि हम लोग बहुत टुकड़ों में बट जाएंगे। और बहुत बड़ा वोट परसेंटेज था ये, 40% के आसपास। तो गांधी जी अनशन पे अड़ गए। और फिर बी आर अम्बेडकर के ऊपर ये प्रेशर था कि अगर बाबा मर गए किसी भी तरीके से तो पूरे दुनिया का सेंटिमेंट जो है वो दलितों को छोड़ेगा नहीं। और दूसरा ये भी था कि भले वो नफरत करते हो महात्मा गांधी से या किसी भी तरीके से महात्मा गांधी, लेकिन इतना तो पता था कि गांधी भारत देश का ज़रूरत है। तो वो फिर यरवदा जेल में जाते हैं और पूना पैक्ट होता है, और सर्टेन रिजर्वेशन के बाद गांधी जी मान जाते हैं, अपना अनशन तोड़ देते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड? तो उसका आंसर है पूना पैक्ट का आंसर 96 का आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ये दलित क्लास के लिए था। बहुत कहानी है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन? आप अगर इसको डीप से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये लाला लाजपत राय। और भारतीय इतिहास में लाल, बाल, पाल, ये 3 ऐसे लोग हैं जो अगर आज भी आप पढ़ेंगे तो आपके लिए इंस्पिरेशन होंगे ये, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पंजाब के शेर हैं, शेर पंजाब इनको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वॉज नॉट रिलेटेड टू द काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1935 में हुआ, और 25 तारीख है, अभी याद नहीं डेट, 1935 में हुआ। और काकोरी कांड क्या था कि अंग्रेज हमारे देश से लूट के ले जा रहे थे, उनको लूट के सब सामान जब वो विदेश ले जा रहे थे, तो उसी बीच में राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ये ऐसे लोग हैं ये आज भी यूथ के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं। अशफाक उल्लाह खान शायद संभवतः एक ऐसा मुस्लिम था जो भारत के आज़ादी के बलिदान में ही अपना बलिदान दिया। और बहुत रोचक घटना है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े फ़ैन थे। राम प्रसाद बिस्मिल एकदम पंडित और ये एकदम मुस्लिम, है ना, और दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। और भगत सिंह को तो आप जानते हैं। तो काकोरी कांड के बारे में कभी वक्त मिला तो बताऊंगा। इसमें काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन रिलेटेड नहीं है? तो इसमें सारे लोग रिलेटेड हैं। ये इसका आंसर बी दे रहे हैं, लोग बता रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लेकिन ये बी नहीं है, ठीक है, क्योंकि काकोरी कांड में भगत सिंह भी हैं, ठीक है। भगत सिंह पहली बार काकोरी के दिन ही इनसे मिले थे, राम प्रसाद बिस्मिल से। तो बहुत ड्रामेटिक सीन है वो जब एक दूसरे से मिलते हैं दोनों। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर भारत में क्या हुआ था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये प्रॉमिस था अंग्रेज का कि जब वॉर समाप्त हो जाएगा तो वो भारत के लिए कुछ लेके आएंगे, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच इन द, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लें। इसमें सी नहीं है क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 में हुआ था, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट 1920 में हुआ था। 1930s में सिविल डिवीजन और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर बोला जाता है कि वो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन को साथ में लीड कर रहे थे। उनको लगा था कि शायद ये मौका है कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ले आया जा सकता है, लेकिन वो गलत थे। जैसे ही खलीफा का मसला हल हुआ वैसे ही मुस्लिम जो है इस आंदोलन से हट गए और आंदोलन बहुत कमज़ोर हो गया था। खिलाफत मूवमेंट क्या था? खलीफा एक पोस्ट है, पैगंबर मोहम्मद के बाद जो लोग इस्लाम के रहनुमा बने उनको खलीफा बोलते हैं। 1924 तक ये नौटंकी चल रहा था, नौटंकी नहीं कहें, मुस्लिम्स का सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है। 1924 तक ये सिलसिला चला। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बाद फिर ये ख़त्म हो गया। आज खलीफा इस्लाम जगत में कोई नहीं है, ठीक है।
तो इसको अंग्रेज जब एक पोस्ट ख़त्म कर रहे थे तो इसके लिए झगड़ा चल रहा था। बाद में जब वो टर्की खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित कर देता है तो वो स्वतः समाप्त हो जाता है और मुस्लिम जो है इस आंदोलन से दूर चले जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। माय विश एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। वंदे मातरम।